वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कविता और आज हम देखेंगे कि अगर डायरेक्टर ने कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड को की किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो वहां पे जीएसटी किस तरीके से एप्लीकेबल होगा, किन केसेस में आरसीएम लगेगा, किन केसेस में आरसीएम नहीं लगेगा, कहाँ पे जीएसटी एग्जम्प्ट होगा, कहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। कंप्लीट सिनेरियो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए, सर्विसेज कौन सप्लाई करेगा। सर्विसेज सप्लाई करेगा डायरेक्टर। सर्विसेज कौन सप्लाई करेगा? डायरेक्टर किसी भी कंपनी का या फिर बॉडी कॉर्पोरेट का। किसको सप्लाई करेगा? कंपनी को या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को। डायरेक्टर ने सर्विसेज दी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को, तो वहां पे जीएसटी लग जाएगा आरसीएम बेसिस पे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा, यानी जीएसटी डायरेक्टर नहीं देगा, जीएसटी कौन देगी? कंपनी देगी। ठीक है, कंपनी विल पे जीएसटी एज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब बात यह आती है, मैम बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? कंपनी तो आपने ले ली, कंपनी तो अपने आप में ही एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन अदर देन कंपनी देखो एलएलपी जो है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, सेक्शन 8 कंपनी जो है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे एसबीआई हो गया, जो इंस्टीट्यूशंस हो गए जैसे एफसीआई हो गया, एलआईसी हो गया, ये भी एक तरीके से बॉडी कॉर्पोरेट है। तो जितने भी बॉडी कॉर्पोरेट्स हो गए, अगर उनके डायरेक्टर उनको सर्विसेज दे रहे हैं तो वहां पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी लगेगा। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एक ट्विस्ट आता है। जब हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर ने, देखिए हमने क्या बोला, डायरेक्टर ने कोई भी सर्विस दी हो, किसको? कंपनी को या अदर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो वहां पे कंपनी जो है आरसीएम बेसिस पर जीएसटी पे करेगी। ये वाला सिनेरियो हमने समझा अभी। ठीक है, बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि जब हम पढ़ते थे पैरा 1 शेड्यूल 3, ठीक है, जब हम पढ़ते थे पैरा 1 शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 6 शुड बी रीड विद पैरा 1 शेड्यूल 3 टू द सीजीएसटी एक्ट। वो क्या कहता है कि अगर एम्प्लॉयज कोई भी सर्विसेज देते हैं एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय कोई भी सर्विसेज देते हैं एम्प्लॉयर को इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो ना ही उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज काउंट करेंगे, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स काउंट करेंगे, क्योंकि शेड्यूल 3 बात ही उन चीजों के बारे में करता है जिन्हें हम ना ही तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं, विच आर नाइदर ट्रीटेड एज गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दोनों ही नहीं मानते। तो इसमें एक चीज ये भी आती थी कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप की वजह से एम्प्लॉय ने अगर कोई भी सर्विसेज दी एम्प्लॉयर को, तो उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मानेंगे। ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब सवाल ये उठते हैं कि अगर हमने डायरेक्टर को पैसे पे किए एज अ सैलरी, देखो एक एक शब्द मेरा ध्यान से समझना, अगर हमने डायरेक्टर को पैसे दिए एज अ सैलरी अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, डायरेक्टर भी तो एम्प्लॉय होते हैं ना, तो अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हमने डायरेक्टर को पैसा दे दिया, और उस सैलरी ऐसी होनी चाहिए जिसका टीडीएस 192 में डिडक्ट होना है, ना कि 194 में। ठीक है, आप टीडीएस तो डिडक्ट कर रहे हो 194 में और बोल रहे हो जी हमने तो सैलरी दी थी। नहीं, हमेशा सैलरी का टीडीएस कहाँ डिडक्ट होता है? अंडर सेक्शन 192। अगर 194 में डिडक्ट कर दिया तो हम उसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं मानेंगे, उसको हम सैलरी नहीं मानेंगे, इसको हम प्रोफेशनल फीस मानेंगे। तो साफ तौर पे लिखा हुआ है, अगर डायरेक्टर का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है कंपनी से और टीडीएस भी बाकायदा 192 सेक्शन में डिडक्ट होता है, तो यहां पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। यहां पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि सैलरी के ऊपर शेड्यूल 3 बीच में आ जाता है। शेड्यूल 3 पैरा 1 बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो आप उसे सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट नहीं करोगे। देखो ना, जब किसी चीज को सप्लाई ही ट्रीट नहीं किया जा रहा, शेड्यूल 3 कह रहा है इसको सप्लाई ट्रीट मत करो, ना गुड्स की ना सर्विसेज की, तो जीएसटी कहां से आएगा? पहले तो वो गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होनी जरूरी है। सबसे पहले सप्लाई की डेफिनेशन का प्रूव होना जरूरी है, तभी जीएसटी लगाएंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्लैरिफिकेशन आप लोगों को दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से। क्लैरिफिकेशन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की और होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या बता रहे हैं
कि होल टाइम डायरेक्टर पहले तो क्या होता है। होल टाइम डायरेक्टर तो देखो एक तरीके से इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये कौन होता है, वो पर्सन होता है जो कि एम्प्लॉय नहीं होता डायरेक्टर का, हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो कि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं था, प्रोपराइटर नहीं था, पार्टनर नहीं था उस कंपनी में प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर तक, यानी 3 फाइनेंशियल ईयर तक उसका कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं रहा है कंपनी से, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, मेन आपने इसमें ध्यान क्या रखना है, आपने ये ध्यान रखना है अगर आपकी एक्टिविटी शेड्यूल 3 के अंतर्गत आती है यानी सैलरी के अंदर आती है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आप इसके आउटसाइड हैं, शेड्यूल 3 के बाहर है, तो आपके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा। सीधा सीधा याद रखो, 192 सेक्शन में टीडीएस काट रहे हो तो एम्प्लॉय हो गया डायरेक्टर, और अगर एम्प्लॉय हो गया तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एज पर आरसीएम बेसिस उसकी सर्विसेज पर। बट 194 में जाकर के टीडीएस डिडक्ट किया तो वहां पे कंपनी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी पे करना पड़ेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। GST on remuneration paid by companies to the director who are also employee of the said company, ये मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बता दिया। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आपको दिया हुआ है। ये क्या कह रहे हैं, देखो दोबारा से पढ़ो। GST पे किया गया ऑन रेम्यूनरेशन पेड बाय द कंपनीज टू द डायरेक्टर हु आर ऑल्सो एम्प्लॉय ऑफ द said कंपनी, यानी कि ऐसा डायरेक्टर जो एम्प्लॉय है प्लस उसको हम अदर जैसे सिटिंग फीस भी दे रहे हैं। ठीक है, उसको आप सिटिंग फीस भी दे रहे हो और यू कैन से आप उसको कोई भी प्रोफेशनल फीस भी दे रहे हो, तो आपने एम्प्लॉय को एज एन एम्प्लॉय उसको पेमेंट दी। किसको, डायरेक्टर की बात कर रही हूं मैं, डायरेक्टर को एज एन एम्प्लॉय पेमेंट दी, उसके अलावा उसको सिटिंग फीस प्रोफेशनल फीस भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो जीएसटी कैसे लगाओगे, तब जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट होगा। देखो अगर दोनों ही सर्विसेज दे रहे हो तो आपको ध्यान रखना है जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट होगा। आपने ये जो एम्प्लॉई वाला पार्ट है, जो ये एम्प्लॉई वाला पार्ट है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट हो गया सिटिंग फीस वाला, सिटिंग फीस वाले पार्ट के ऊपर जीएसटी आएगा। जो सिटिंग फीस के या प्रोफेशनल फीस की आप पेमेंट दे रहे हैं, इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ में आ गया? ठीक है मैम। नाउ नेक्स्ट आपके पास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अच्छे से समझ लेना। अगर हम बात करें पर्सनल गारंटी ऑफर्ड बाय द डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर्स ने कोई भी पर्सनल गारंटी दी है किसी भी लोन के रिगार्डिंग, देखो कंपनी ने कोई भी लोन लिया, उस लोन की गारंटी किसने पे कर दी, बैंक गारंटी मांग रहा है, बैंक कह रहा है जी मुझे जो है सिर्फ कंपनी के एश्योरेंस से काम नहीं चलेगा, मुझे पर्सनल किसी इंडिविजुअल की गारंटी भी साथ में चाहिए, तो डायरेक्टर ने क्या क्या गारंटी दे दी, डायरेक्टर ने कंपनी को गारंटी दी बट विदाउट एनी कंसीडरेशन दी। ध्यान से समझना, विदाउट एनी कंसीडरेशन दी, पैसा कुछ नहीं लिया। ठीक है, तो विदाउट कंसीडरेशन डायरेक्टर ने कंपनी की जो गारंटी दी है इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट विल बी एग्जम्प्ट। बट इन केस अगर कोई भी थर्ड पार्टी गारंटी दे रही है, services regarding the extension of the loan in case of related parties in which consideration is solely in the form of interest or discount। देखो अच्छा पहले तो ये समझ लो कि अदर कोई भी अदर पार्टी गारंटी दे रही है इन टर्म्स ऑफ गारंटी ऑफ लोन, बट उसे कंसिडरेशन मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो चीज टैक्सेबल होगी, नहीं मिल रहा तो वहां पे आपको कोई भी जीएसटी नहीं लगाना। सेकेंड थिंग, डायरेक्टर ने खुद कंपनी को लोन दे दिया, डायरेक्टर ने लोन दे दिया किसको, कंपनी को। डायरेक्टर ने अगर कंपनी को लोन दिया और उसके बदले में जो स्पेसिफिक मार्केट रेट था उसी के हिसाब से डायरेक्टर ने इंटरेस्ट भी लिया, डायरेक्टर ने इंटरेस्ट भी लिया, तो ध्यान रखिएगा अगर कंसिडरेशन इज सोलिली इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, तो इस केस में यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर एवरीवन, अगर डायरेक्टर ने कोई भी गारंटी दी कंपनी के लिए, कंपनी के बिहाफ पे बैंक को, तो वहां पे जीएसटी आपको एप्लीकेबल नहीं करना इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। और अगर कंपनी को खुद डायरेक्टर ने
और रिलेटेड पार्टी ने लोन दे दिया, बट जो उसके बदले में उसको रिसीव हो रहा है, डायरेक्टर को रिसीव क्या हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट, अदर देन दैट उसको कुछ भी कंसिडरेशन नहीं मिला, प्योरली इंटरेस्ट उसको रिसीव हो रहा है, तो इस इंटरेस्ट के ऊपर आपने जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना। ये जो जीएसटी है ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, आरसीएम नहीं लगेगा। तो गाइज एक नेक्स्ट एंट्री हमने आज कवर कर ली कि डायरेक्टर्स के ऊपर किस तरीके से आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आएगी। कल हम देखेंगे इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर किस तरीके से जीएसटी लगता है। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंप्लीट आरसीएम की सीरीज हम बना रहे हैं, तो अदर वीडियोस भी अगर आपको देखनी हो तो आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और जाने से पहले गाइस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।